नमस्ते दोस्तों। आज हम जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है इस निबंध पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग मैंने निबंध पर एक दो वीडियो डाल दिए हैं। अभी एक एक करके मैं सभी निबंधों पर वीडियो डालने वाली हूँ और हमारी दो तीन अभी कहानियाँ शेष है, बाकी उपन्यास भी काफ़ी रहे हैं। तो इन जो रह गए हैं उन पर भी मैं चर्चा एक एक करके करूँगी। लेकिन जो जो साहित्य मुझे मिल मिल रहा है उस साहित्य पर मैं एक एक करके वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों के सामने मैं नेट का पूरा पाठ्यक्रम डालने वाली हूँ, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक करके नेट का पूरा पाठ्यक्रम मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलिए अब कविता क्या है इस निबंध को देखते हैं। यह निबंध विचारात्मक निबंध है, यानी रामचंद्र शुक्ल जो आलोचक हैं, यानी निबंध के क्षेत्र में एक पंडित या प्रख्यात जो पंडित नाम से प्रसिद्ध है, रामचंद्र शुक्ल का स्थान एकदम अद्वितीय है। उनके सभी निबंध विचारात्मक है, जिसमें कविता क्या है यह निबंध नीट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मानव के परस्पर जो क्रिया भाव होते हैं और वह किस तरह जीते हैं, उनका जो व्यापार है या जो व्यापार स्थल है, उस जगत को इस जो निबंध में स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने किया है। यानी उन्होंने कविता ही मनुष्य को स्वार्थ भावना से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हमें कविता क्या है ये देखना है और उस कविता में यानी स्थान पर पहुंचकर मनुष्य में जिस तरह की अलग अलग अनुभूति होती है, उस अनुभूति में वन, पर्वत, नदी, नाले, मेघ, वर्षा, चट्टान, खेत, हल, झोपड़े, बहुत सारे नाम उसमें आ जाते हैं। उस पर कविताएं होती हैं। मानव हृदय में जितनी भी जो अनुभूतियाँ उत्पन्न होती है, उन अनुभूतियों पर हम कविताएं करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कविता क्या है ये निबंध देखना पड़ेगा। अब उन्होंने इस कविता क्या है निबंध को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उसमें सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता क्यों है, ये भी उन्होंने इन भागों में जैसे वर्णन किया है। हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला है सभ्यता के आवरण और कविता। अब सभ्यता की जो वृद्धि के साथ जो जो मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और कठिन होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप भी बहुत कुछ भिन्न होते गए। मनुष्य के समक्ष जैसे जैसे लक्ष्य जटिल और अमूर्त हुए, वैसे वैसे रक्षा के उपाय भी जटिल होने लगे। जैसे भाई को संपत्ति से वंचित करने के लिए कानूनी दस्तावेज बना दिया जाए, तो उसके क्रोध का कारण वे शब्द और कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। अब उस व्यक्ति और उस कुत्ते के क्रोध में, जिनके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, इनमें कविता की दृष्टि से कोई भेद नहीं। अगर भेद है तो विषय के रूप बदलने का, इसी का नाम सभ्यता है। अब जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, तो कवियों के लिए कविता का जो कर्म है वह कठिन होता जाएगा। इसकी आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। यानी काव्य के लिए हमें अनेक स्थानों पर भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो दिखाई भी देंगे और विलुप्त भी होंगे। जब तक प्रस्तुत विषय मूर्त और गोचर रूप में नहीं मिलेंगे, तब तक काव्य का ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा। काव्य के लिए अर्थ ही नहीं, बिंब विधान को भी ग्रहण करना होगा, ऐसा लेखक ने कहा है। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कविता मनुष्य के आंतरिक और बाह्य पक्ष में सामंजस्य स्थापित करती है, हमें पता है। अब उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार भी करती है। यदि मनुष्य शेष जो सृष्टि से अपने आप को अलग कर ले या अमानवीय कार्य करे, तो वह मनुष्यता विहीन हो जाता है। जो व्यक्ति लहलहाते हुए खेतों, नालों, झरनों या
जो पक्षियों है, फूलों, दुखियों, अनाथों, अबलाओं, यानी विनोदपूर्ण जो दृश्यों की प्रकृति के अनुरूप न बदलता हो, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा के समान ही निरर्थक समझा जाए, यानी निरर्थक समझा जाना चाहिए, ऐसा लेखक लिखता है। यानी जिस तरह प्रकृति में हलचल होती है उसी तरह कविता में भी होनी चाहिए, उसके अनुरूप होने, प्रकृति के अनुरूप होने। अगर वो प्रकृति के अनुरूप नहीं बदलता है तो वह निरर्थक है। अब काव्य दृष्टि प्रसार के 3 क्षेत्र हैं: नर क्षेत्र, मनुष्यतर, बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर। प्रकृति के प्रति प्रेम का मूल कारण स्थायी साहचर्य या साहचर्य से उत्पन्न लगाव है, केवल सौंदर्य बोध नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृति के केवल मकरंद की तरफ आकृष्ट होने वाले भौरे या कोयल की मधुर ध्वनि इत्यादि रूप में रुचि लेते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु हैं, ऐसा लेखक ने कहा है। अब सच्ची सहृदयता तो वही मानी जाएगी जहां मनुष्य केवल असाधारण दृश्य तक ही सीमित न रहकर साधारण दृश्य तक में भी वह मन रमा सके। जो व्यक्ति प्रकृति में विलास की सामग्री तलाशता है, वे रागात्मक सत्व से शून्य होते हैं। व्यक्तिगत भाव एक परम भाव के साथ समन्वित हो जाते हैं। समन्वय के बिना मनुष्य की साधना पूरी नहीं होती। अब उन्होंने कहा कि मार्मिक तथ्य भी जरूरी है। मनुष्यत्व और प्रकृति पर जब मानवीय भाव का आरोप किया जाता है, सुक्तियाँ जो स्वभावशित या जो प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव के साथ, परंतु जब पशु पक्षी का प्रकृति के रूप, व्यापार या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है कविता में, तो वह हमारे भावों का आलंबन हो जाता है। अब प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में बंदर, बिल्ली, कुत्ता आदि बहुत सारे पक्षी आते हैं। उनकी उपेक्षा मानव के लिए मार्मिक तथ्य है। अब सजीव प्रकृति ही नहीं, जड़ प्रकृति भी मानव को कहीं उदारता या उग्रता, भव्यता का आभास देती है, तो कहीं आकुलता, भीषणता का आभास देती है। अब सच्चे अनुभूति योगी का कवि दृष्ट भाव से उसका अनुभव करते हैं। कहीं कहीं हमारे जो अंतर्मन की या जीवन तत्व के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन किया जाता है। मनुष्य की कविता या उस समय शांति और निस्वार्थ हो जाती है जब वह अनंत व्यापक सत्ता में नर सत्ता का अनुभव करने लग जाता है। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। अब ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आज मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि जनित या विचारात्मक होकर विस्तृत हो गया है। अब उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का भी विस्तार करना पड़ेगा, ऐसा लेखक ने कहा है। अब काव्य व्यवहार में उन्होंने कहा है कि मानव को कर्म में प्रेरित करने की शक्ति भाव में होती है। ठीक है, मानव को काव्य व्यवहार में उन्होंने कहा है, काव्य और व्यवहार मानव को कर्म में प्रेरित करने की शक्ति भाव में होती है। ऊपर से कठोर, निर्मम और बौद्धिक लगने वाले क्रिया व्यापार के अंतर्गत कोई भी या कोई न कोई राग, द्वेष, लोभ, करुणा, क्रोध, प्रेम आदि जो भाव है उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, किसी भी दृश्य को हमारे भावों का विषय बनाना कवि का कार्य है। अगर किसी देश से यह कहा जाए कि अमुक देश प्रतिवर्ष तुम्हारा इतना रुपया उठा कर ले जाता है, तो उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह राजनीतिक अंदाज में कही गई बातें हैं। लेकिन उस देश के समक्ष भीषण और करुण दृश्य, भूख से तड़पते बालक, दरिद्रता आदि दृश्य दिखाए जाए तो बहुत से व्यक्ति क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। अब इस प्रकार के दृश्य भावना में लाना कवि का कार्य होता है। कविता भाव प्रसार द्वारा जो कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। चर और अचर के किसी मार्मिक भाव में रुचि लेने वाले कवियों की क्रियाओं का इन अर्थ लिप्सुओं के लिए कोई महत्व नहीं, ऐसा लेखक ने कहा है। अब लेखक ने दूसरी एक बात कही है इसमें, मनुष्यता की उच्च भूमि। कविता में मनुष्यता की उच्च भूमि, जिस प्रकार मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा ज्ञान प्रसार की विशेषता अधिक होती है, उसी प्रकार भाव प्रसार की भी।
मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। वह अपने परिजनों, पड़ोसियों, जो देशवासियों, प्राणी मात्र ही नहीं, रेत पत्थर से भी संबंध स्थापित कर लेता है। अब इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नई जीवन का संचार हो जाता है। हम स्वार्थ से मुक्त होकर मनुष्य की उच्च भूमि पर पहुंच जाते हैं। अब अर्थलोलुप व्यक्ति अपने भावों को दबा देते हैं और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लेते हैं। कविता ही पत्थर के समान जो निर्मम पुलिस कर्मचारियों के लिए दवा का कार्य करती है। कविता ही हृदय के जो प्रकृत दशा में लाती है, उसका अधिक से अधिक प्रसार करती हुई समस्त जगत के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करती है। इसीलिए मनुष्यता की उच्च भूमि कविता में आती है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भावना या कल्पना। अब कविता में भावना होनी चाहिए, भावनात्मक होनी चाहिए, कल्पनात्मक होनी चाहिए। जो वस्तु हमसे दूर है उसकी मूर्ति मन में लाना उपासना कहलाती है। अब उसी को पुराने धार्मिक लोग ध्यान, साहित्य वाले भावना तथा आजकल के व्यक्ति कल्पना कहते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि जैसे पुराने धार्मिक लोग ध्यान कहते हैं, साहित्य वाले उसे भावना कहते हैं, लेकिन आजकल के व्यक्ति उसे कल्पना कहते हैं। यानी भावना और कल्पना, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के जो प्रवर्तन के लिए या उसका जो निर्माण के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। यही पाठक के मन में बिंब विधान करके भावों के उद्वेलन का जो जागरूक करने का कार्य करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक और श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना अपेक्षित होती है। यूरोपीय साहित्य में कल्पना को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है, किंतु यह काव्य का साधन है, साध्य नहीं। ठीक है। यानी काव्य के लिए क्या है, वह एक साधन है, साध्य बिल्कुल नहीं है कल्पना। अब मनोरंजन। अब जैसे कविता का उद्देश्य ही मनोरंजन है, परंतु उसका अंतिम लक्ष्य संसार के साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस गंभीर उद्देश्य के स्थान पर मनोरंजन को ही अंतिम लक्ष्य मानते, वे रास्ते में रह जाने वाले पथिक के समान है। यानी लेखक ने कहने का क्या प्रयास किया है, ठीक है कविता मनोरंजन के लिए है, ठीक है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं होना चाहिए। उसका अंतिम उद्देश्य संसार के साथ मनुष्य सहृदय या मनुष्य का हृदय है सामंजस्य स्थापित करने के लिए होना चाहिए। मनोरंजन द्वारा कविता पाठक के चित्त को बांधे रखती है। मनोरंजन तो किस्से कहानी में भी होते हैं, परंतु कविता और कहानी में रस में अंतर होता है। पाठक कविता में निमग्न होकर कहता है, जरा फिर तो कहिए, कहता है, जबकि कहानी में आगे क्या हुआ, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में उठती है। ठीक है। जरा फिर तो कहिए कविता में होता है और आगे कहिए ये कहानी में होता है। मनोरंजन करना ही कविता का अंतिम उद्देश्य मान लिया जाए तो फिर कविता भी विलास की सामग्री हुई, है ना। वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे कवियों ने भी मनोरंजन के लिए नहीं वरन लोक सुख के लिए कविता लिखी थी। लोक मंगल की भावना हम देखते हैं तुलसीदास के इसमें, उसी तरह लोक सुख के लिए जो कविता लिखी है, मनोरंजन के साथ साथ वो लोक सुख के लिए भी है। ठीक है। अब कविता में सौंदर्य, यानी सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय समीक्षा की यह धारणा भ्रामक है। वास्तव में सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ ही नहीं है। कुछ वस्तुएं रूप रंग में ऐसी आकर्षक होती है कि उनके समक्ष हमारी सत्ता तिरोहित हो जाती है और हम उस वस्तु के भाव रूप में परिणत हो जाते हैं। अब जिस वस्तु का हमारी भावना से अत्यधिक लगा होगा, वह वस्तु उतनी ही हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। अब चमत्कारवाद, उन्होंने कहा है कि चमत्कार का अर्थ है शब्दों की क्रीड़ा, उपमान की जो विचित्रता, वाक्य की वक्रता, यानी चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। उक्ति चमत्कार का प्रयोग भावुक जो कवि है वह भी करते हैं, परंतु उक्ति वैचित्र काव्य का अनिवार्य लक्षण नहीं है।
जो व्यक्ति पाठक को किसी भाव में लीन न करके कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास की निपुणता या कवि कौशल्य की ओर आकृष्ट करे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। जहाँ रसात्मकता और चमत्कार दोनों का संगम हो, वहाँ प्रधानता के आधार पर सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। अब मतीराम ने भी अपने सवयों में सरसता और उक्ति वैचित्र का मनोरम संगम किया है, इसीलिए चमत्कारवाद भी कविता में होता है, ऐसा लेखक ने कहा है। कविता की भाषा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता की भाषा वह किस तरह की होनी चाहिए। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे समक्ष आनी चाहिए। कविता पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। उस कविता के भाव के आधार पर, उसकी कथा के आधार पर, या उस कविता या कवि के मूल उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, अब उसके लिए गोचर रूपों के विधान की आवश्यकता है। कविता अगोचर भावनाओं को भी स्थूल गोचर के रूप में रखने का प्रयास करती है। अब इस मूर्त विधान के लिए वह लक्षणा शब्द शक्ति से काम लेती है। कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह है कि उसमें जो जातिवाचक शब्दों की जगह विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। उसकी तृतीय विशेषता वर्ण विन्यास जो संगीतानुकूल प्रयोग है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, जैसे कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है, ये पंक्ति ऐसे पूछी जाती है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, उसी के सहारे कविता लोगों की जुबान पर चढ़ती है। जो छंद को व्यर्थ समझते हैं वे लय को आवश्यक मानते हैं। काव्य भाषा की चौथी विशेषता है कि उसमें जो व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाए। तो कृष्ण के लिए मुरारी, कंसनी, कंदन, मुरलीधर आदि शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। यानी कविता की भाषा लयात्मक, दृष्टिगोचर होनी चाहिए, ऐसा लेखक को लगता है। अब अलंकार, किसी वस्तु का व्यापार के भाव को अधिक उत्कृष्ट पर पहुंचाने के लिए उस वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाया जाता है। कभी उसी के समान रंग रूप में मिलाकर, कभी बातों को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। अब इस तरह के भिन्न विधान और कथन के ढंग को अलंकार कहते हैं। अब इनके सहारे कविता का प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं तो अलंकार अनिवार्य हो जाते हैं, फिर भी ये साध्य नहीं। जयदेव, भामा, उद्भट आदि जो आचार्य रह चुके हैं अलंकार के, अलंकारवादी आचार्यों ने भले ही अलंकार को काव्य का अनिवार्य जो धर्म माने हैं, किंतु उसमें परवर्ती संस्कृत आचार्यों ने काव्य के प्रस्तुत और अप्रस्तुत नाम स्पष्ट जो भेद करके दिए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कविता में अलंकारों का जो प्रयोग है इस ढंग से करना चाहिए। कविता पर जो अत्याचार है, कुछ लोभी, स्वार्थी, चाटुकार कवियों ने कविता द्वारा अयोग्य आश्रयदाताओं की स्तुति कराई है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऐसे कवि कविता अपनाने की योग्यता नहीं रखते। सच्चे कवि राजाओं की सवारी और ऐश्वर्यमय जीवन में सौंदर्य ढूंढा करते, अपितु घास फूस के झोपड़े, किसानों, बच्चों का भोजन खिलाते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्ते और चोरी करती हुई बिल्लियों में भी सौंदर्य ढूंढा करते हैं। वे दूसरों की खुशामद करने के लिए कविता नहीं लिखते, बल्कि स्वांत सुखाए के लिए लिखते हैं। यानी उनको लगता है कि कविता पर अत्याचार हुआ है। कविता की आवश्यकता, मनुष्य के लिए कविता इतनी उद्देश्यमयी वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य जातियों में कविता का वर्चस्व पाया जाता है और सदा ही ये वर्चस्व रहेगा। व्यापार कार्य में संलग्न रहते हुए मनुष्य अपने हृदय तत्व को जो स्मृत कर चुका है, ऐसे में उसके मानवीय गुणों से वंचित होने का खतरा है। इन्हीं मानवीय गुणों को बचाए रखने के लिए कविता मनुष्य के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी। पशुओं को कविता की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य के लिए ही है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कविता की आवश्यकता मनुष्य के लिए है, और इसीलिए उन्होंने आवश्यकता कविता की भाषा, सौंदर्य, मनोरंजन, भावना, कल्पना, मनुष्य की उच्च भूमि, काव्य और व्यवहार, मार्मिक तथ्य, बहुत सारे कविता क्या है इसमें उन्होंने
उदाहरण सहित स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध ही ऐसा दिया है कि कविता क्या है, तो कविता का जो स्पष्टीकरण हमें इसमें मिलता है, यानी कविता की परिभाषा मिलती है। यानी शुक्ल जी ने कविता की शास्त्रीय परिभाषा इसमें प्रस्तुत की है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके दूसरे निबंध भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।